नमस्कार साथियों, मैं एल.एम. शर्मा आप लोगों का जेएसएससी एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के प्यार, विश्वास और सहयोग के कारण ही आज जेएसएससी एजुकेशन एक उत्तम संस्था के रूप में उभरा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ललित मोहन शर्मा आप लोगों के लिए साइंस का पोर्शन बायोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकर आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं साइंस किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? आप साइंस से क्या समझते हैं? तो यूँ साइंस को परिभाषित करना, विज्ञान को परिभाषित करना अपने आप में बड़ी चीज़ है। इसे हम पूर्णतः तो परिभाषित नहीं कर सकते, फिर भी लोगों ने, विशेषज्ञों ने इसे परिभाषित करने का जो कोशिश किया है उस पर मैं बात करता हूँ। दोस्तों, साइंस की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइंटिया से हुई है। साइंटिया, SCIENTIA, जिसका अर्थ होता है खोज, ज्ञान। कहने का अर्थ है दोस्तों कि साइंस जो है सत्य की खोज पर आधारित होता है, अर्थात किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान जो अवलोकन, परीक्षण, खोज, सिद्धांत, प्रयोग आदि पर आधारित हो उसे हम साइंस कहेंगे। ठीक है। तो साइंस की जो परिभाषा थी इस प्रकार हुआ। अब साइंस को हम अन्य अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। मूलतः इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जीव विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी में हम लोग जो है जीव के बारे में, जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में हम लोग केमिकल्स, ड्रग्स वगैरह के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये फिजिक्स भी अपने आप में व्यापक है। इसके बारे में हम अंतरिक्ष या अन्य मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल्स, जो भी आप इन चीज़ों को देखते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बायो के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जीव विज्ञान में आज के क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। फिर हम जीव विज्ञान का परिचय के बारे में कुछ बातें करेंगे। फिर जीव विज्ञान की शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के जनक कौन थे, इसके बारे में बात करेंगे। जनरली दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जनरली क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान के परिचय से। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात जीवधारी से आप क्या समझ रहे हैं? जीवधारी, इसको वर्ड को तोड़ के देखिए, अर्थात जिसने जीवन को धारण किया है, जिसमें जान है, जीव है। जीवन को धारण करने वाला जीवधारी है, और जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजी कहलाता है। अर्थात जीवधारियों का विज्ञान ही जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जनरली बायोज, जिसका अर्थ होता है लाइफ, जीवन, और लोगोज, जिसका अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन। अर्थात जिस विषय में हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं बायोलॉजी कहलाता है। इसका प्रयोग दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का, जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो लेमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले, एवं ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान शब्द की प्रयोग किया था। तो आपसे जनरली क्वेश्चन को पूछता है कि बायोलॉजी शब्द का या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। इसके बाद जीवन
जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में अरस्तु ने स्थापित किया। इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अध्ययनों के कारण इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, ये अरस्तु महोदय जो हैं एक कमाल के इंसान थे। ये प्लेटो के शिष्य एवं सिकंदर, जो सिकंदर महान आप लोग जानते होंगे, उनके एक गुरु थे। प्लेटो के शिष्य थे एवं सिकंदर के गुरु थे। और ये इतना अद्भुत इंसान थे दोस्तों, यह एक विशेषज्ञ थे किन किन सब्जेक्ट में? जीव विज्ञान में, भौतिकी में, नीति शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं था जो जिसमें इनको जानकारी नहीं थी, लेकिन इन्होंने जीव विज्ञान में कुछ अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया और इसने इनके अध्ययनों के कारण ही इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। ये देखिए अरस्तु महोदय का ये फिगर आप देख रहे हैं। इन्होंने सजीवों को दो मुख्य प्रकार में बांटा, जैसे पादप एवं जंतु, अर्थात जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के दो उपशाखाएं हुए। कौन कौन? जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान जिसे हम बोटनी कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने, आप सोचने वाली बात है, इन्हें जनक क्यों कहा गया? फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का, या फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हें क्यों कहा गया? कुछ तो रीजन होगा, इनका कुछ तो योगदान होगा जो इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। तो दोस्तों, इन्होंने लगभग 500 जंतुओं के, एनिमल्स का बनावट, जनन, स्वभाव, उत्पत्ति आदि के आधार पर, कौन कौन से आधारित थे दोस्तों? बनावट, जनन, स्वभाव एवं उत्पत्ति के आधार पर इन्होंने उसका अवलोकन किया, परीक्षण किया लगभग 500 एनिमल्स का। तब जाके इन्होंने एक बुक लिखा, हिस्टोरिया ऑफ एनिमल। हिस्टोरिया ऑफ एनिमल। क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिया ऑफ एनिमल किसकी पुस्तक है? तो आपका आंसर क्या होगा? अरस्तु का लिखा। और सबसे पहले बायोलॉजी को एक निश्चित आधार प्रदान किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका योगदान जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही उत्तम है। नेक्स्ट हम थियोफ्रेस्टस को देखते हैं दोस्तों। इन्हें वनस्पति विज्ञान, फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। इन्होंने भी विभिन्न पौधों, पेड़ पौधों का अध्ययन किया। इनका आधार जो था स्वभाव, पेड़ पौधों का जो स्वभाव है एवं आकार के आधार पर इन्होंने विभिन्न पेड़ पौधों का अवलोकन किया, परीक्षण किया। इन्होंने लगभग 480 पौधों का जो है अवलोकन किया था दोस्तों। तब जाकर इन्होंने एक हिस्टोरिया प्लेंटेरम करके एक पुस्तक लिखी और उसमें इन्होंने जो पेड़ पौधे हैं उसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला शाक अर्थात हर्ब्स। शाक से जनरली जैसे बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होता है, उसे हम जनरली शाक से जानते हैं। उसके बाद झाड़ी, जो छोटे छोटे पौधा होते हैं, सर्ब्स, उसे हम झाड़ी कहते हैं। तथा वृक्ष, जो लंबे आकार के होते हैं, उसे वृक्ष कहते हैं। तो इन्होंने 3 भागों में बांटा, शाक, झाड़ी और वृक्ष। और इन्होंने लगभग 480 पेड़ पौधों का अध्ययन किया स्वभाव और आकार के आधार पर, और इन्होंने विभाजित करने का कोशिश किया। इसीलिए इन्हें वनस्पति का जनक, फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, राइट साइड में फिगर है इनका, थियोफ्रेस्टस महोदय का। ये भी एक अद्भुत इंसान थे। इसके बाद हम रॉक्सबर्ग को देखते हैं। इन्हें भारतीय वनस्पति का जनक, फादर ऑफ बॉटनी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जनरली क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि फादर ऑफ बॉटनी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय वनस्पति का जनक। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा।
उसमें आप थियोफ्रेस्टस और रॉक्सबर्ग में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था इंडिया में, उसमें अंग्रेज के ही एक लड़के थे और ये भारत में ही रह के विभिन्न वनस्पतियों का अध्ययन किया था और अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतीय वनस्पति का जनक कहा जाता है। अब हम दोस्तों देखेंगे जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। ये इसके पहले आप जो देखें विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में कुछ परिचय था। अब हम जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। जनरली सबसे पहले हम देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। दोस्तों एपीकल्चर अभी बहुत ही अच्छे प्रचलन में है। एपीकल्चर करने से फायदा क्या है कि यदि आप इसका पालन करते हैं तो आपको इससे जो है मधु और मोम तो प्राप्त होगा। मधु शहद का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं, अन्य रूपों में करते हैं, और इसका जो मोम है उसका भी उपयोग होता है, जैसे ब्यूटिशियन लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावे एक और फायदा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कि जहां भी मधुमक्खी पालन किया जाता है वहां के आसपास क्षेत्रों में यह देखा गया है कि जो फसल का पैदावार है वो 25% से बढ़ गया है। अब क्यों बढ़ गया है? तो आप जानते हैं पेड़ पौधे में, फसलों में जो एक जनन प्रक्रिया होता है दो प्रकार से होता है, एक परपरागन और दूसरा स्वपरागन। स्वपरागन जिसमें जो जनन की प्रक्रिया खुद से होती है, परागन जिसमें जनन की प्रक्रिया अन्य बाह्य माध्यम से होता है, जैसे कि पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा। तो उसी कड़ी में क्या कहता है कि यदि कोई पौधा है तो इस पर ये मधुमक्खी आके बैठे, फिर यहाँ से दूसरे पौधे पर जाते हैं, फिर अन्य पौधे पर जाते हैं, और इनका जो परागकण है इस पौधे पर आया, और इस तरह से क्या होता है कि ये पौधों को जनन में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वहां के आसपास के फसल में 25% का वृद्धि हो जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम सेरीकल्चर को देखते हैं, रेशम कीट पालन का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन का जो सबसे पहले जो हुआ था चीन में शुरू हुआ था। चीन ने बहुत दिन तक इसे छुपा के रखा था, बाद में पूरी दुनिया को पता चला। और भारत में जो है तसर प्रकार का रेशम का जनरली ज़्यादा उत्पादन होता है, और यह सहतूत के पेड़ पर, किस पे? सहतूत के पेड़ पर ज़्यादा होता है दोस्तों। और इसके लिए सेरीकल्चर को और अच्छा नया आयाम देने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948 में इसका गठन किया, और इसका मुख्यालय जो है बंगलुरु में है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, एक सेरीकल्चर का एक पिक है। ये जो प्यूपा है इसी के माध्यम से धीरे धीरे रेशा निकलता है और फिर रेशम उत्पादन होता है। नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन कहते हैं। यह भी एक इम्पोर्टेंट है, जहां मछली का उत्पादन होता है, इससे हमें आर्थिक फायदा होता है, इसका एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मछली उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक हम जनरली आप सोच रहे होंगे इसका अध्ययन क्यों करते हैं, तो कवक जनरली सिर्फ दोस्तों कुछ तो कवक हानिकारक होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कवक हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इससे बहुत प्रकार के ड्रग्स, औषधि वगैरह का हम जो है उपयोग में लाते हैं, इसलिए हम इसका जनरली अध्ययन करते हैं दोस्तों। इससे एंजाइम पाया जाता है, इस यीस्ट, विटामिन, कार्बनिक पदार्थ, अपघटन, एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, इसलिए हम कवक का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। आप अपने आसपास में देखते होंगे बरसात के दिनों में आपके घर में या कहीं दीवार वगैरह में हरे हरे जो दिखते हैं या तालाब वगैरह में, वो जनरली शैवाल होता है और उसी का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उसमें और क्या हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, उससे क्या और ज़्यादा उसमें सुधार ला सकते हैं, इसलिए हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं।
नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमो वर्ड एक्चुअली ग्रीक से लिया गया। पोमो का जो अर्थ होता है पोमो, उसका ग्रीक में फल से है, इसलिए इसे हम पोमोलॉजी नाम पड़ा। फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन जरूरी है दोस्तों। और फल के उत्पादन में अभी पूरे विश्व में चीन का जो है नंबर 1 स्थान है। उसके बाद फल अभी हमारे दैनिक संतुलित आहार के लिए आप जानते हैं फल बहुत ही जरूरी है। संतुलित आहार में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 92 ग्राम पर डे लेना चाहिए फल को। फल में विटामिन डी को छोड़कर लगभग हर एक तरह के विटामिन पाए जाते हैं और यह संतुलित आहार के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और बहुत से पक्षी है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। रेड बुक में उनका नाम आ चुका है, इसलिए पक्षियों का अध्ययन किया जा रहा है कि कैसे इसमें हम बचाव कर सकते हैं और सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा पीसी कल्चर और इक्थियोलॉजी में। पीसी कल्चर में एक्चुअली मछली उत्पादन का अध्ययन किया जाता है और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस दोनों बातों को और डिफरेंस को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं, उसका अध्ययन हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के कीट पतंग हैं, इन सभी का अध्ययन हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। फिर ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। सर्प जानते हैं हमारे लिए एक्चुअली यह डरावना होता है और हम लोग इससे डरते हैं, लेकिन आप जानते हैं इकोलॉजी के लिए बहुत ही जरूरी है और इससे इनके विष से भी हम औषधि, विभिन्न प्रकार के और इम्पोर्टेंट औषधि ड्रग्स वगैरह का हम उपयोग में लाते हैं। तो सर्प हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसका अध्ययन ओफियोलॉजी में हम करते हैं। नेक्स्ट है सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के छिपकली पाए जाते हैं और इनका अध्ययन हम सोरोलॉजी में करते हैं। फिर सिल्वी कल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं और इसी का अध्ययन हम सिल्वी कल्चर में करते हैं। डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ये तो हुआ विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में चर्चा। अब हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखाओं के जनक, इसको भी देख लेते हैं। ये एक्चुअली परिचय से रिलेटेड है दोस्तों और आप जब बायो पढ़ते हैं तो ये बेसिक चीजें आप लोग को आशा की जाती है कि आप इन्हें भी जानें और समझें। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु कहलाते हैं। अरस्तु के बारे में आपको बताए हैं कि ये बहुत ही कमाल के इंसान थे दोस्तों। ये आपके प्लेटो के शिष्य थे एवं सिकंदर महान जो थे उनके गुरु भी रह चुके हैं और इन्हें नीति शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान सभी प्रकार के क्षेत्र में इनको महारत हासिल थी। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, थियोफ्रेस्टस, इनको क्यों कहते हैं? इन्होंने लगभग 480 पौधों पर इनके स्वभाव आकार के आधार पर इन्होंने रिसर्च किया, अवलोकन किया, तब जाके इन्होंने एक बुक भी लिखा था हिस्टोरिया प्लेनेटेरम करके, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस कहते हैं। इन्हें झाड़ियों को, पेड़ पौधों को 3 भागों में बांटा, शाक, झाड़ी, पेड़। ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बॉटनी को हम लिनियस कहते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक थे वो लिनियस महोदय थे। लिनियस महोदय जो थे ये भी बहुत ही गजब के इंसान थे दोस्तों। इन्हें हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1737 में एक पुस्तक लिखे थे जेनेरा प्लेनेटेरम करके, और एक और पुस्तक इन्होंने लिखी थी सिस्टेमा नेचुरा। दोस्तों इन्होंने समस्त पौधों को लगभग 24 भागों में बांटा था। 24 भागों में बांटा। अब सोचने वाली, जिनमें से 23 जो थे इसमें पुष्पीय पौधे अर्थात वैसे पौधे जिसमें फूल पाए जाते हैं, और बचा जो एक था उसमें अपुष्पीय पौधे, कांटेदार पौधों का इन्होंने अध्ययन किया, बांटा था। इसलिए इन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं, मॉडर्न बॉटनी। सिर्फ पूछा जाए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे तो थियोफ्रेस्टस थे, और आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक थे वो लिनियस महोदय थे। उसके बाद आनुवांशिका, जेनेटिक्स, आप जानते हैं इससे आप
परिचित भी होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल के जनक कहलाते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पे अपना रिसर्च किया था, अवलोकन किया था और अपना सिद्धांत दिया था। ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब आधुनिक अनुवांशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स, ये टी.एच. मॉर्गन महोदय ने दिया था और टी.एच. मॉर्गन महोदय को ही आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। फिर है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले कोशिका को 1665 में देखा था दोस्तों, एक कॉर्क पर, और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, इसलिए कोशिका विज्ञान का जो जनक है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ये दोस्तों जो फोटो आप देख रहे हैं ये ओपी आयंगर महोदय थे, इनके बारे में बताते हैं अभी। फिर आधुनिक वर्ग की मॉडर्न टेक्सोनोमी, कैरोलस लिनियस, अभी इनके बारे में आपको बताए हैं कि इन्होंने पेड़ पौधों को 24 भागों में बांटा था, जिसमें 23 में इन्होंने फूल वाले पौधे को और एक में क्रिप्टोगेमस, कांटे वाले पौधों को इन्होंने विभाजित किया था, इसलिए इन्हें मॉडर्न टेक्सोनोमी, आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है। फिर चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन में इन्होंने हिप्पोक्रेटस, ये आप देख सकते हैं हिप्पोक्रेटस महोदय का फिगर है, ये अपनों चिकित्सा शास्त्र में एक अपना योगदान दिया था। आज भी हमारे जो डॉक्टर लोग हैं इनकी शपथ लेते हैं हिप्पोक्रेटस का। नेक्स्ट है कवक विज्ञान। क्वेश्चन आया है दोस्तों कि डॉक्टर लोग किनकी शपथ लेते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है कवक विज्ञान, माइकेली। कवक विज्ञान का जो जनक थे वो माइकेली थे। इन्होंने कवक के बारे में अध्ययन किया था और अपना सिद्धांत दिया था। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, एंटोनी वान ल्यूएनहुक। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों एग्जाम में कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एंटोनी वान ल्यूएनहुक। सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, लुई पाश्चर। ये भी एक अद्भुत इंसान थे दोस्तों। इन्हें मंद बुद्धि का स्कूल से निकाल दिया गया था। बाद में इन्होंने ठान लिया कि मुझे एक तीव्र अर्थात एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना है। इन्होंने खुद से रिसर्च वगैरह करना शुरू किया और इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पर बहुत ही अहम योगदान दिया। इनका जो जन्म था दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट का के यहाँ एक सैनिक थे, उन्हीं का एक बेटा था, उन्हीं के यहाँ जन्म हुआ था। और इन्होंने बाद में पाश्चराइजेशन और रेबीज टीका का जो खोज है उन्होंने लुई पाश्चर ने ही किया था दोस्तों। अभी आप देखते हैं जो आप मिल्क वगैरह लेते हैं पॉकेट वाला, इन्हीं के बदौलत हम उसको शुद्ध रख पाते हैं, ताज़ा रख पाते हैं। पाश्चराइजेशन का जो सिद्धांत था लुई पाश्चर ने ही दिया था। रेबीज का टीका भी इन्होंने ही बनवाया था, सबसे पहले बनाया था। उसके बाद भारतीय कवक विज्ञान, इंडियन माइकोलॉजी के जनक जो थे E.J. बटलर कहे जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान, इंडियन इकोलॉजी के जनक R. मिश्रा कहलाते हैं। फिर है भारतीय शैवाल विज्ञान, ये M.O.P. आयंगर साहब हैं, ये देख सकते हैं फिगर में। ये भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने शैवाल पे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, परीक्षण वगैरह के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत भी दिया, इसलिए इन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों आज के बारे में क्लास हम पढ़े थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। अब रही आप कुछ जानकारी दोस्तों, हम लोगों ने और हमारी टीम ने फुल कोर्स ऑफ JCC CGL कोर्स लेके आया हुआ है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं 8809474880। और यदि आप इस लोगो के साथ यदि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं तो इस लोगो के साथ आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं और सारी जानकारी लेके जो है अधिक से अधिक लाभ को। तो ये थी दोस्तों आज के बारे में जानकारी, जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान का परिचय हम लोग पढ़े, जनक पढ़े, और नेक्स्ट में हम लोग आगे कड़ी में देखते हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट